बहुत दिन हुए किसी नगर में कोई प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और राजभक्त था। राजा और मंत्री दोनों के एक एक पुत्र थे। राजा और मंत्री की तरह राजकुमार और मंत्री कुमार भी एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते और सच्चे मित्रों की तरह खेलते कूदते थे। एक दिन राजकुमार और मंत्री कुमार जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते दोनों बहुत दूर निकल गए। शाम हो जाने के कारण उन्होंने जंगल में ही किसी वृक्ष के नीचे रात बिताने का निश्चय किया। वो विश्राम के लिए ठीक स्थान ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें तेज प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश देखकर दोनों कुमार उस ओर बढ़ गए। एक भयंकर सांप प्रकाश की सीमा में घूमता हुआ दिखाई दिया। तेज प्रकाश उसी सांप की मणि से निकल रहा था। मंत्री कुमार ने राजकुमार से कहा, बड़ा विषधर सांप है। इसकी मणि यदि किसी वस्तु से ढक दी जाए तो इस सरलता से मारा जा सकता है। थोड़ा सोच विचार कर दोनों कुमारों ने तालाब से थोड़ी गीली मिट्टी लाकर मणि के ऊपर डाल दी। मिट्टी के नीचे मणि दब जाने से बिल्कुल अंधेरा हो गया। सांप व्याकुल होकर इधर उधर फन मारने लगा। तभी मौका देखकर दोनों कुमारों ने तलवार से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मणि उठा ली। फिर निश्चित होकर रात भर विश्राम किया। सुबह उठकर दोनों कुमार जंगल में इधर उधर घूम रहे थे तो थोड़ी दूर पर उन्हें कोई सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के चारों ओर बड़ी ही सुंदर फुलवारी बनी हुई थी, परंतु सरोवर के तट पर कोई लड़की दुखी होकर रो रही थी। ये देखकर दोनों राजकुमार लड़की के पास गए और पूछने लगे, तुम्हें क्या दुख है ये जो तुम फूट फूट कर रो रही हो? लड़की ने कहा, मैं राजा की लड़की हूँ। ये बगीचा और सरोवर मेरे पिता ने बनवाया था। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरे पिता का एक महल भी बनवाया था। यहाँ मैं अपने माता पिता के साथ उसी महल में रहती थी, परंतु एक विषधर सांप ने एक एक करके मेरे माता पिता को डस लिया। आज मेरी बारी है। सांप अभी आता होगा और मुझे भी डसकर मार डालेगा। इतना कहकर लड़की फिर आंसू बहाने लगी। दोनों कुमारों ने कहा, रो मत। अब वो सांप तुम्हें डसने के लिए जीवित ही नहीं है। हमने कल रात उसे मार डाला है। ये सुनकर राजकुमारी खुशी से फूली नहीं समाई। दोनों कुमार जब चलने लगे तो राजकुमारी ने कहा, आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। शायद आप शिकारी हैं और बहुत थके हुए हैं जान पड़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ दिन मेरे अतिथि बन कर रहें। मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस अनुरोध को टालेंगे नहीं। दोनों कुमार पास ही बने राजा के महल में गए। दोनों कुमारों के लिए राजकुमारी ने हर प्रकार का सुख साधन जुटा दिया। दोनों कुमार चैन से महल में रहने लग गए और नित्य जंगल में शिकार खेलने जाने लगे। उनके रहने से राजकुमारी भी अपने को हर प्रकार से सुरक्षित अनुभव करने लगी। एक दिन जब दोनों कुमार शिकार खेलने चले गए तो राजकुमारी सरोवर में स्नान करने गईं। जब राजकुमारी स्नान कर रही थी तो कोई शिकारी राजकुमार सरोवर में पानी पीने आया और राजकुमारी की सुंदरता देखकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब राजकुमारी स्नान करके चली गईं तो राजकुमार को होश आया, परंतु आसपास चारों ओर राजकुमारी को न देखकर वो पागल हो गया और बार बार कहने लगा, अभी थी, अभी गायब हो गई। यही वाक्य बार बार कहते कहते राजकुमार अपने महल में गया। राजा अपने बेटे की पागल जैसी दशा देखकर बड़े चिंतित हुए। सारे राज्य में ये शोर हो गया कि राजकुमार पागल हो गया है। वैद्य के उपचारों से भी वो राजकुमार कई दिन तक ठीक नहीं हुआ। तो राजा ने घोषणा करा दी कि जो व्यक्ति राजकुमार का पागलपन दूर कर देगा उसे हम अपना आधा राज्य दे देंगे और उसी के साथ राजकुमारी का विवाह भी करा देंगे। राजकुमार की घोषणा सुनकर महल के पास रहने वाली बुढ़िया ने सोचा, हो सकता है राजकुमार को किसी ने जादू टोना कर दिया हो। ये सोचकर बुढ़िया राजा के पास गई और बोली, मैं राजकुमार का पागलपन दूर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे राजकुमार के साथ शिकार खेलने जाने वाले सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। राजा ने तुरंत राजकुमार के साथ शिकार करने जाने वाले सिपाहियों को बुढ़िया के साथ जाने का आदेश दे दिया। बुढ़िया ने सिपाहियों से कहा, जिस दिन राजकुमार पागल हुआ था उस दिन कहाँ कहाँ शिकार खेलने गया था, मुझे चलकर दिखाओ।
कई स्थानों पर घुमाते फिराते सिपाही बुढ़िया को लेकर जब सरोवर के निकट पहुंचे तो उस समय भी राजकुमारी स्नान करने में आई हुई थी। चतुर बुढ़िया ने परम सुंदरी राजकुमारी को देखते ही तुरंत समझ लिया कि अवश्य ही इस राजकुमारी के रूप से राजकुमार पागल हुआ है। बुढ़िया ने सिपाहियों से सरोवर के पास एक झोपड़ी बनाने के लिए कहा। जब झोपड़ी बन गई तो उस बुढ़िया उसी में रहने लग गई। कई दिन तक बुढ़िया प्रतिदिन राजकुमारी का आना और सरोवर में स्नान करके चली जाना देखती रही। एक दिन जब राजकुमारी स्नान करके जाने लगी तो बुढ़िया ने कहा, बेटी इधर आओ, मैं कई दिन से इस झोपड़ी में रहती हूँ। तुम नित्य आती हो और स्नान करके चली जाती हो। कभी कभी मुझ बुढ़िया के पास भी आकर बैठ जाया करो। इससे मेरा और तुम्हारा दोनों का ही समय में बातचीत से कट जाएगा। बातों बातों में बुढ़िया ने कुछ देर तक राजकुमारी को बिठाए रखा। कुछ देर के बाद जब राजकुमारी जाने लगी तो बुढ़िया ने सिपाहियों को इशारा कर दिया। सिपाहियों ने जबरदस्ती राजकुमारी को उठाकर राजा के महल में पहुंचा दिया। राजकुमारी फूट फूट कर रोती और बुढ़िया को कोसती। राजकुमारी की ये दशा देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया को बुलाकर पूछा, इस बेचारी लड़की को तू क्यों पकड़ कर लाई है? बुढ़िया ने कहा, महाराज यही वो रूपवती लड़की है जिसके रूप से राजकुमार पागल हुआ है। राजा को जब बुढ़िया की बातों पर विश्वास हो गया तो राजकुमारी से बोला, बेटी तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यदि सच में तुम्हारे कारण मेरा बेटा पागल हुआ है तो तुम मेरी सहायता करो। मेरा एक ही बेटा है, मैं चाहता हूँ कि इसके साथ तुम अपना विवाह कर लो। राजकुमारी बुढ़िया की दुष्टता से क्रोध के मारे जल रही थी। कहा, इस पर विचार करने के लिए मैं 12 वर्ष तपस्या करूंगी, इसके बाद मैं अपना विचार बताऊंगी। राजा ने सहर्ष उसे 12 वर्ष तपस्या करने का समय दे दिया। राजकुमार ने जब राजकुमारी को देखा और उसे मालूम हुआ कि राजकुमारी यही महल में ही 12 वर्ष तपस्या करेगी तो उसका पागलपन दूर हो गया। उधर राजकुमार और मंत्री कुमार जब शिकार खेलकर लौटे तो पता चला कि राजकुमारी सुबह से गायब है। राजकुमार को इससे बड़ा दुख हुआ। थोड़ा सोच विचार के बाद मंत्री कुमार ने राजकुमार से कहा, आप दुखी ना हो, मैं हर संभव प्रयत्न करके राजकुमारी को खोज निकालूंगा। उसी दिन से मंत्री कुमार नित्य ही दूर दूर तक जाकर राजकुमारी की खोज करने लगा। इसी तरह बहुत दिन बीत गए परंतु राजकुमारी का कुछ भी पता न चला। अंत में एक दिन ढूंढते ढूंढते मंत्री कुमार उसी राज्य में पहुंचा जिसमें कि राजकुमारी को बंदी बनाकर लाया गया था। मंत्री कुमार जिस नगर में भी जाता था वहां के राजा रानी राजकुमार और राजकुमारी के बारे में जरूर पूछताछ करता था। इस राज्य में भी पहुंचकर मंत्री कुमार ने किसी नगरवासी से पूछा, क्यों भाई, इस नगर का राजा कैसा है? नगरवासी ने कहा, राजा तो बहुत अच्छा है पर इन दिनों वो बड़ी परेशानी में पड़ा हुआ है। मंत्री कुमार ने पूछा, कैसी परेशानी भाई? नगरवासी ने बताया, राजकुमार एक दिन जंगल में शिकार के लिए गया तो वहां उसने किसी सुंदरी के रूप को देखकर मूर्छित हो गया और तभी से पागल हो गया था। राजा ने राजकुमार के पागलपन को दूर करने के लिए आधा राजपाट और राजकुमारी से शादी करने के लिए घोषणा की। एक बुढ़िया ने उस सुंदरी को बंदी बनाकर राजा के पास ला दिया। अब राजा उस बुढ़िया को आधा राजपाट देकर उसके लड़के के साथ राजकुमारी की शादी करेगा। मंत्री कुमार ने पूछा, तो उस सुंदरी से राजकुमार की शादी हो गई? नगरवासी ने कहा, नहीं, शादी तो अभी नहीं हुई है। वो सुंदरी 12 वर्ष से तपस्या कर रही है। अब 2-4 दिन में वो अपना विचार राजा को बताएगी। परंतु सुंदरी के आने से राजकुमार का पागलपन दूर हो चुका है। मंत्री कुमार ने पूछा, बुढ़िया और उसका लड़का कहाँ है? नगरवासी ने बताया, राजमहल के पास ही बुढ़िया की झोपड़ी है, उसका लड़का पागल है। 3-4 साल के बाद कहीं से मांगता खाता इधर भी आ जाता है। क्योंकि राजा वचन दे चुका है इसीलिए राजकुमारी की शादी उस पागल से अवश्य कर देगा। मंत्री कुमार ने उस नगरवासी से सारा हाल चाल, बुढ़िया के पागल लड़के की सूरत शक्ल का पता लगा लिया। पूरी बात जान लेने के बाद मंत्री कुमार लौटकर राजकुमार के पास गया और उसने उसको सारी बातें बताई।
राजकुमार को थोड़ा संतोष देकर मंत्री कुमार फिर वहां से निकला। रास्ते में ही उसने बुढ़िया के पागल लड़के का भेष बना लिया और पागलों की तरह बकता बड़बड़ाता बुढ़िया की झोपड़ी में गया। बुढ़िया ने उसे अपना पागल लड़का समझकर बहुत प्यार किया। फिर खाना देते हुए बोली, अच्छा हुआ बेटा तू चला आया, तेरे साथ अब राजकुमारी की शादी होगी। मेरे तेरे लिए भी अब एक महल बन जाएगा, तू भी अब राजा का आधा राज्य लेकर राजा बन जाएगा। परंतु मंत्री कुमार कुछ भी नहीं बोलता था, और यदि बोलता था तो बिल्कुल उसके पागल लड़के जैसा। खा पीकर उस रात वो बुढ़िया की झोपड़ी में ही सो गया। दूसरे दिन सवेरा होते ही सारे राज्य में शोर हो गया, बुढ़िया का लड़का आ गया। बुढ़िया भी खुशी खुशी लड़के को राजमहल दिखाने ले गई। राजा ने बुढ़िया के सामने लड़के को दामाद मान लिया और राजमहल में घूमने फिरने और अपनी लड़की देखने की आज्ञा दे दी। मंत्री कुमार बुढ़िया के लड़के के रूप में पागल बनकर सारे महल में घूमने फिरने लगा और राजा की लड़की से पागलों की तरह बोलता हुआ वहां भी चला गया जहां राजकुमारी तपस्या कर रही थी। राजकुमारी के पास पहुंचकर मंत्री ने बहुत धीरे से कहा, मैं बुढ़िया के लड़के के रूप में बनकर तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। अब तुम चिंता मत करो, मैं रात को इसी पागल भेष में तुम्हारे पास आऊंगा। तुम तैयार रहना, मौका देखकर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले चलूंगा। राजकुमारी ने मंत्री कुमार को पहचान लिया और वो बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मैं तैयार रहूंगी। मेरी 12 वर्ष की तपस्या आज सफल हुई, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। राजकुमारी से बातचीत करके मंत्री कुमार पागलों की तरह इधर उधर देखता वापस बुढ़िया की झोपड़ी में चला गया। सभी सिपाही और कर्मचारी उसके साथ राजा के दामाद जैसा व्यवहार करने लगे। रात को जब सभी कर्मचारी सो गए तो मंत्री कुमार बुढ़िया के पुत्र के रूप में पागलों जैसा बड़बड़ाता इधर उधर घूमने लगा। सिपाही और कर्मचारी उसे राजा का दामाद मानकर कुछ नहीं बोलते थे। उसके लिए हर समय आने जाने की पूरी छूट थी। मंत्री कुमार घूमता फिरता महल के भीतर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी तैयार बैठी थी। मंत्री कुमार राजकुमारी को अपने साथ लेकर बाहर निकला। कुछ सिपाहियों ने राजकुमारी को मंत्री के कुमार के साथ देखा और उन्होंने समझा कि राजा की लड़की अपने होने वाले पति के साथ कहीं घूमने जा रही है। किसी ने भी उन्हें नहीं रोका। मंत्री कुमार और राजकुमारी सवेरा होते ही उस राज्य से बाहर हो गए। रात में सुंदरी राजकुमारी के निकल भागने की बात सुनकर राजा बहुत ही दुखी हुआ। सारे राज्य में शोक छा गया। मंत्री कुमार जब राजकुमारी को लेकर राजकुमार के पास पहुंचा तो उसके जीवन में जैसे हरियाली सी छा गई। मंत्री कुमार ने राजकुमारी को राजकुमार के साथ विवाह करने की सलाह दी। राजकुमार और राजकुमारी पहले से ही एक दूसरे को चाहते थे, इसीलिए मंत्री कुमार की बात दोनों ने मान ली। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो जाने के बाद मंत्री कुमार ने कहा, हमें घर से निकले 12 वर्ष से अधिक हो गए हैं। हमारे माता पिता दुखी होंगे। अब हमें अपने राज्य में लौटना चाहिए। उसी दिन राजकुमार, राजकुमारी और मंत्री कुमार अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते राजकुमारी और राजकुमार थक गए। मंत्री कुमार ने उनके आराम की व्यवस्था एक वृक्ष के नीचे कर दी। जब राजकुमार राजकुमारी वृक्ष के नीचे सो रहे थे तो वृक्ष पर 2 पक्षी भी कहीं से आकर बैठ गए। वो आपस में कुछ बातें करने लगे। मंत्री कुमार बुद्धिमान तो था ही, वो पक्षियों की भाषा भी समझता था। वृक्ष पर बैठे दोनों पक्षी जब आपस में बातचीत करने लगे तो मंत्री कुमार ने सुना। एक पक्षी कह रहा था कि मंत्री कुमार और राजकुमार एक दूसरे को बहुत प्यार तो खूब करते हैं, परंतु कल इन दोनों का साथ छूट जाएगा। दूसरे पक्षी ने कहा, कैसे? पहले पक्षी ने बताया, यहाँ से चलकर राजकुमार जब अपने राज्य में पहुंचेगा तो राजा उसकी सवारी के लिए हाथी भेजेगा। उस हाथी पर चढ़कर राजकुमार जब महल की ओर जाने लगेगा तो हाथी उसे पटक कर मार डालेगा। दूसरे पक्षी ने कहा, ये तो बड़े दुख की बात है। क्या किसी तरह से राजकुमार के प्राण नहीं बच सकते? पहले पक्षी ने बताया, यदि राजकुमार को हाथी के स्थान पर घोड़े की सवारी दी जाए तो यहाँ तो इसके प्राण बच सकते हैं, किंतु राजकुमार जब महल के फाटक पर पहुंचेगा तो फाटक टूटकर उसके सिर पर गिर पड़ेगा।
और राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। दूसरे पक्षी ने कहा, यह भी दुख की बात है, क्या राजकुमार के प्राण वहां भी किसी तरह बच सकते हैं? पहले पक्षी ने कहा, यदि महल के फाटक को पहले ही गिरा दिया जाए तो वहां भी राजकुमार के प्राणों का खतरा टल जाएगा, परंतु फिर आधी रात को विषधर सर्प डसने से राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। दूसरे पक्षी ने पूछा, क्या यहाँ भी राजकुमार की रक्षा किसी तरह हो सकती है? पहले पक्षी ने कहा, यदि सर्प को कोई मार देता है तो राजकुमार के प्राण बच जाएंगे, किंतु यदि राजकुमार की रक्षा करने वाला किसी से इन बातों को बताएगा तो पत्थर का हो जाएगा। दूसरे पक्षी ने पूछा, क्या वो पत्थर से कभी मनुष्य भी बन सकता है? पहले पक्षी ने कहा, यदि उस पत्थर के सामने राजकुमार के 2 पुत्रों का बलिदान कर दिया जाएगा तो वो पत्थर जीवित होकर फिर से मनुष्य हो जाएगा। दूसरे पक्षी ने कहा, अंत में फिर भी राजकुमार के दोनों पुत्रों का बलिदान होना ही पड़ेगा। क्या राजकुमार के दोनों पुत्रों को जीवित होने के लिए भी कोई उपाय है? पहले पक्षी ने कहा, वही मनुष्य जब पत्थर से शरीर से जीवित होकर मनुष्य की शरीर धारण करेगा, यदि उन पर अपना हाथ फेर देगा तो वो जीवित हो जाएंगे। सुबह हो गई, दोनों पक्षी उड़ गए। मंत्री कुमार ने उनकी सारी बातें सुन ली, समझ भी ली। उसने राजकुमार और राजकुमारी को जगाया और राज्य की ओर चले। दूसरे दिन राजकुमार अपनी सीमा में पहुंचा तो चारों ओर खुशियां मनाई जाने लगी। राजा ने सीमा पर आते ही उनके लिए सवारियां, हाथी, घोड़ा और पालकी भेज दी, किंतु राजकुमार जब हाथी पर सवार होने लगा तो मंत्री कुमार ने कहा, जिसे पक्षी की सारी बातें याद थी, राजकुमार से कहा, राजकुमार, मेरी इच्छा है कि आज मैं हाथी पर चढ़कर राजमहल तक चलूं और तुम घोड़े पर चढ़कर चलो। राजकुमार ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो मैं घोड़े पर बैठता हूं और तुम हाथी पर चढ़ जाओ। मंत्री कुमार हाथी पर, राजकुमारी पालकी पे और राजकुमार घोड़े पर चढ़कर महल तक गए। महल के फाटक के पास पहुंचकर मंत्री कुमार ने पक्षी की बात याद करी और राजकुमार से कहा, राजकुमार, यदि तुम मेरी बात मानो तो ये फाटक गिराकर इस महल के भीतर घुसो। राजकुमार मंत्री कुमार की कोई भी बात को नहीं टालता था। उसने पिता से कहकर महल का फाटक गिरवा दिया। इसके बाद राजकुमारी सहित राजकुमार और मंत्री कुमार महल में गए। उस दिन सारे राज्य में बाजे बजा बजाकर खुशियां मनाई जा रही थी, किंतु मंत्री कुमार का दित्य पक्षी की बातों से को सोचता रहा और रात को 12 बजे जब सारा नगर सो गया तो मंत्री कुमार तलवार लेकर राजकुमार के कमरे में गया। राजकुमार के कमरे के बाहर पहरा देने वाले सिपाहियों ने मंत्री कुमार को देखा, परंतु मंत्री कुमार से राजकुमार की प्रगाढ़ मित्रता थी, इसीलिए किसी ने उसे रोका नहीं। राजकुमार के कमरे में पहुंचकर मंत्री कुमार ने देखा कि राजकुमार गहरी निद्रा में सोया पड़ा है और एक काला सांप उसे डसने के लिए पलंग पर चढ़ रहा है। मंत्री कुमार ने खट से तलवार निकालकर सांप का सर काट दिया। तलवार की आवाज सुनकर राजकुमार जाग पड़ा और बाहर पहरा देने वाले सिपाही भी दौड़े। सभी ने मंत्री कुमार के हाथ में नंगी तलवार देखकर बड़ा आश्चर्य किया और सारे महल में तहलका मच गया। सिपाहियों ने मंत्री कुमार को राजा के सामने पेश किया। क्रोध में आकर राजा ने बिना कुछ सोचे समझे मंत्री कुमार को फांसी का हुक्म दे दिया। मंत्री कुमार रात भर कारागार में बंद रहा। दूसरे दिन सारी प्रजा के सामने उसे फांसी दी जाने वाली थी। राजकुमार और राजकुमारी के इस व्यवहार को समझ भी नहीं पा रहे थे। राजकुमार को इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, परंतु बात कुछ हुई ही ऐसी थी उल्टी कि किसी का कोई चारा ही नहीं था। दूसरे दिन जब फांसी का समय हुआ तो भरे दरबार के सामने राजा ने कहा, हमारे यहाँ ये नियम है कि फांसी देते समय अपराधी की आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश की जाती है। बोलो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मंत्री कुमार ने कहा, यदि महाराज आप न्यायी और कृपालु हैं, यदि आपका यही नियम है तो राजकुमार राजकुमारी को मेरे दरबार में यहाँ पर बुलाया जाए। उनके सामने कुछ गुप्त भेद की बातों को बताना चाहता हूँ। राजकुमार और राजकुमारी जब दरबार में आ गए तो मंत्री कुमार ने कहा, यद्यपि सारी बातें कह चुकने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मेरा शरीर पत्थर का हो जाएगा, फिर भी मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है, परंतु मैं मित्रद्रोही
कहलाकर इस लोक से नहीं जाना चाहता। मंत्री कुमार ने कहना शुरू किया, महाराज, जब राजकुमार और राजकुमारी के साथ में जंगल से लौट रहा था तो एक वृक्ष पर दो पक्षी आपस में बात कर रहे थे। मैं पक्षियों की भाषा समझता हूँ। एक पक्षी ने कहा कि महल में जाते समय राजकुमार को हाथी से पटक कर मार दिया जाएगा। यदि उसे घोड़े पर बिठाया जाए उसके प्राण बच जाएंगे। इसी कारण मैंने राजकुमार को घोड़े पर बिठाया और स्वयं हाथी पर बैठ गया। इतना कहने के बाद मंत्री कुमार पैरों तक पत्थर का हो गया। ये देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। मंत्री कुमार को आगे बताया कि पक्षी ने यह भी कहा था कि राजकुमार यदि हाथी से बच जाएगा तो महल का फाटक गिरने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि उसके नीचे पहुंचने से पूर्व ही फाटक को पहले ही गिरा दिया जाए तो राजकुमार बच सकता है। इसीलिए मैंने राजकुमार से कहकर फाटक गिरवा दिया था। इतना बताने के बाद मंत्री कुमार का शरीर गले तक पत्थर तक हो गया। दरबार में बैठे सभी दरबारी दुखी होकर आह आह करने लगे। मंत्री कुमार ने आगे कहा, तीसरी बात पक्षी ने कही थी कि वो रात को 12 बजे तक जब राजकुमार सो रहा होगा तो एक विषधर सर्प उसे डस लेगा। यदि कोई उस सर्प को मार देगा तो राजकुमार के प्राण बच सकते हैं। इसी सर्प को मारने के लिए मैं राजकुमार के कमरे में तलवार लेकर गया था। आप सब जाकर देखिए, राजकुमार के पलंग के नीचे मरा हुआ सर्प पड़ा होगा। पक्षी ने कहा था, यदि ये सब बातें सुनकर राजकुमार की रक्षा करने वाला किसी को बताएगा तो पत्थर का हो जाएगा, इसीलिए मैं बताना नहीं चाहता था। इतना कहने के तुरंत ही बाद मंत्री कुमार का पूरा शरीर पत्थर में बदल चुका था। राजा, पक्ष, मंत्री और प्रजाजन यहाँ सारा कौतूहल देखकर सुनकर बड़े ही दुख में पड़ गए। सबके मुंह से यही निकला, बेचारे मंत्री कुमार के प्राण भलाई भलाई में चले गए। राजकुमार और राजकुमारी ने शोक के मारे कई दिनों तक कुछ भी खाया पिया नहीं। मंत्री कुमार के पत्थर शरीर को राजकुमार ने अपने महल के अंदर मंदिर बनवाकर रखकर उसमें रखवा दिया और राजकुमार और राजकुमारी नित्य उस पत्थर शरीर की पूजा किया करते थे। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए। राजकुमार के 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए। वो भी मंत्री कुमार के पत्थर की पूजा करने में निरंतर पूजा करते थे। एक दिन राजकुमार जब पत्थर शरीर की पूजा कर रहे थे तो मंत्री कुमार प्रकट होकर बोला, राजकुमार, यदि तुम मुझे निरपराध समझते हो और चाहते हो कि मैं फिर से जीवित हो जाऊं तो अपने दोनों पुत्रों का बलिदान मेरे सामने कर दो। राजकुमार मंत्री कुमार की ये बात सुनते ही राजकुमारी के पास गया और बोला, मंत्री कुमार आज स्वयं प्रकट होकर ऐसा कह रहा था कि यदि तुम मुझे निरपराध समझते हो और चाहते हो कि मैं जीवित हो जाऊं तो अपने दोनों पुत्रों को मेरे सामने बलिदान कर दो। तुम्हारा क्या विचार है? राजकुमारी ने कहा, मंत्री कुमार ने मेरे और तुम्हारे दोनों के प्राण बचाए। मैं इसीलिए उनके प्राण के लिए हम अपने प्राणों से प्यारे दोनों पुत्रों को अर्पित कर देंगे। उसी समय राजकुमार और राजकुमारी ने अपने दोनों पुत्रों का मंत्री कुमार के पत्थर शरीर के सम्मुख बलिदान कर दिया। मंत्री कुमार पुनः जीवित हो गया। उसने राजकुमार और राजकुमारी को धन्य धन्य कहा और हाथ फेर कर उनके दोनों पुत्रों को जीवित कर दिया। राजकुमार और राजकुमारी अपने बीच मंत्री कुमार को फिर से जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सारे राज्य में मंत्री कुमार की प्रशंसा की जाने लगी।